क्या आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटेंट या प्रोडक्ट मैनेजर इंडिया में साल भर में 15 से 20 लाख कमा लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही सेम काम, सेम स्किल्स, सेम आवर्स अगर कोई यूएसए का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटेंट या प्रोडक्ट मैनेजर अगर दे तो उसकी सैलरी 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। यानी एक ही काम, लेकिन सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशन अलग होने की वजह से पूरे साल भर में पूरे 65 लाख से 80 लाख तक का सीधा गैप आ जाता है। यानी हर महीने 5.5 लाख से 6.5 लाख का फ्लैट डिफरेंस सिर्फ इस बात पर तय हो जाता है कि आपका डेस्क इंडिया में है या यूएसए में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कहानी सिर्फ कॉर्पोरेट डेस्क पर खत्म नहीं होती। यूएसए में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय भी महीने के 2.5 लाख से 3 लाख तक कमा लेता है। वहीं एक नॉर्मल प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन साल के 60 लाख से 70 लाख तक निकाल लेते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि यह कमाई इंडिया के एक्सपीरियंस एडवोकेट्स और डॉक्टर्स की इनकम को भी पीछे छोड़ देती है। जरा सोचिए, जहाँ इंडिया में एक डॉक्टर बनने के लिए एक इंसान अपनी 20s सिर्फ एक कुर्सी और टेबल पर बिता देता है, रात भर जगकर 5 साल एमबीबीएस फिर एमडी और कितने ही एंट्रेंस एग्जाम की आग में तप कर निकलता है, तब जाकर उसे एक रिस्पेक्ट मिलती है और वैसी इनकम आती है। लेकिन यूएसए की जमीन पर सिर्फ एक डिलीवरी बॉय ही उनकी इनकम को पीछे छोड़ देता है। आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ फिजिकल टास्क करने वाला बंदा भी आईफोन, ब्रांडेड क्लॉथ और ऑटोमेटिक कार अफोर्ड कर लेता है? इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंडियन टैलेंट सच में कम डिजर्विंग है, या ग्लोबल कॉर्पोरेट मार्केट हमारे ब्रिलियंट माइंड्स को जानबूझकर चीप लेबर के टैग पर होल्ड करके रखती है? आइए डिकोड करते हैं इस वीडियो में। यूएसए खुद को इनोवेशन का किंग मानता है, जो कि सच भी है। वहाँ ओपन एआई, टेस्ला और एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और यहाँ पर सबसे मजेदार और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस यूएस कॉर्पोरेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के सबसे बड़े और पावरफुल जायंट्स की स्टीयरिंग आज किसके हाथ में है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, इंडियन ओरिजिन। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, इंडियन ओरिजिन। इसीलिए अगर आप उनके लैब्स के अंदर झांककर देखो कि कोड कौन लिख रहा है, रिसर्च कौन कर रहा है और प्रोडक्ट कौन बिल्ड कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और दिमाग पूरी तरह से बाहर से इंपोर्ट किया गया है। वो पूरी दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स, खास करके इंडिया और चाइना के रॉ टैलेंट से अपने ट्रिलियन डॉलर्स के एम्पायर खड़े कर लेते हैं, जिससे उनके डॉलर का ग्लोबल मोनोपोली बढ़ता है। और उनकी सैलरी 5 गुना ज्यादा होने का एक सीक्रेट रीजन ये भी है। दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर में ही होता है और जब यूएसए को पैसा चाहिए होता है, वो और डॉलर प्रिंट कर सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया को वो पैसा रिजर्व में रखना ही पड़ता है। एंड इस रिजर्व के खेल को आसान भाषा में समझो। सोचो, दुनिया के हर देश को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए दूसरे देशों से ऑयल, गोल्ड और जरूरी सामान खरीदने के लिए कुछ न कुछ फॉरेन करेंसी अपने पास बचाकर रिजर्व में रखना ही पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि वो सबसे सेफ और मेन करेंसी यूएस डॉलर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, सऊदी हो, जो भी हो, अपने जरूरतों के लिए उनको ढेर सारे यूएस डॉलर्स हमेशा अपने सेंट्रल बैंक में संभाल करके रखने ही पड़ते हैं। और यहीं पर अमेरिका के पास वो जादुई ताकत आ जाती है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। मान लीजिए आपके शहर में एक ऐसी मोनोपोली वाली होलसेल मार्केट है जहाँ सारा कपड़ा, अनाज और पेट्रोल मिलता है, और वहाँ का एक दुकानदार साफ बोल देता है कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही कूपन चलेगा, और वो है उसके हाथ का बनाया हुआ स्पेशल टोकन। अब चाहे आपको कितनी भी भूख लगी हो या जरूरत हो, आपको उस टोकन को पाने के लिए पहले अपने मेहनत के पैसे को उसको देना पड़ेगा। और बिल्कुल यही पोजीशन पर आज ग्लोबल मार्केट में अमेरिका है। जब सऊदी अरेबिया से हम ऑयल खरीदते हैं, तब वो हमसे रुपया नहीं मांगता, वो कहता है मुझे सिर्फ डॉलर दो। जब इंडिया को जापान से कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके लाना होता है, तब वहाँ भी वही एक ही यूनिवर्सल लैंग्वेज चलती है, यूएस डॉलर। जैसे आज के वक्त में अगर आपको कोई भी ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल ट्रांजेक्शन करना होता है, तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? इंटरनेट की, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप ऑनलाइन 1 रुपया भी इधर उधर नहीं कर सकते। और ठीक ग्लोबल ट्रेड में यूएसए के करेंसी को आप वही इंटरनेट समझ सकते हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आज माल खरीद रहा है इंडिया, बेच रहा है जापान, पर फायदा हो रहा है यूएसए को? बात है 1994 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के आग में पूरी दुनिया जल रही थी। तब यूरोप और एशिया के बड़े बड़े देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उस वक्त एक अकेला देश था जो इस वॉर से सबसे कम नुकसान में निकला था, वो था अमेरिका। उस वक्त दुनिया के 44 बड़े देशों के लीडर्स एक लग्जरी होटल में मिले थे जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स। इनका ये मकसद था कि अब तो वॉर खत्म हो गया है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाए। अब क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना और सबसे ज्यादा ताकतवर बिजनेस अमेरिका के पास था, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने बाकी देशों को घुटनों पर ला दिया। उसने कहा, एक काम करो, अपनी करेंसी मेरे यूएस डॉलर के साथ फिक्स कर लो, क्योंकि फिलहाल तुम अपने खुद के पैसे संभालने की हालत में नहीं हो, और जब मन करे ये डॉलर मुझे वापस देकर बदले
में पक्का सोना गोल्ड ले लेना। आज से डॉलर का मतलब ही सोना है। अपनी मजबूरी और तबाही के चलते यूरोप और एशिया के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने आंख बंद करके अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ फिक्स कर लिया और अपने देशों के बैंक्स में सोना रखना छोड़कर यूएस डॉलर को अपना प्राइमरी रिजर्व बना लिया। सभी को लगा कि ये बस कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सोने की गारंटी है और बस यही से पूरी दुनिया का आर्थिक डोर अमेरिका के पास चला गया। जब डॉलर पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी बन गया तब अमेरिका बिना किसी मेहनत के पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का मालिक बन गया। लेकिन इसका एक और सच है, वहाँ फिगर्स बड़े जरूर हैं। जहाँ लोग 10 से 20 लाख कमा लेते हैं वहीं रेंट और टैक्सेस भी आग की तरह महंगे होते हैं। एक हाई अर्नर की वहाँ की सेविंग्स भी उतनी होती है जितनी इंडिया में 80 से 1 लाख कमाने वाले बंदे की होती है। तो सवाल ये नहीं कि हम कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि क्या हम असली वैल्यू को पहचान कर एक नए ग्लोबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर सच्चाई समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।